भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। हमें ग्लोबल इकोनॉमी का अगला ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है। India has become the world's fourth largest economy. Niti Aayog CEO BVR Subramaniam made it official. India is now a $4 trillion economy. लेकिन एक सवाल जो हमें सबको पूछना चाहिए, जब हम इतने एक्साइटिंग ग्रोथ फेज में जा रहे हैं, क्या हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम भी उतना ही प्रॉमिसिंग लगता है? क्योंकि अगर फाउंडेशन ही कमजोर हो तो क्या बिल्डिंग सच में मजबूत बन सकती है? नमस्कार, मैं हूं सुप्रीत कुलकर्णी, एक मार्केट डेटा एनालिस्ट जिसके पास 8 साल से ज्यादा का कंसल्टिंग एक्सपीरियंस है। मेरा काम है हिडन गैप्स को ढूंढना और उन्हें मीनिंगफुल इंसाइट्स में बदलना। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठा रहे हैं, क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम तैयार है हमारी इकोनॉमी की बड़ी एम्बिशंस को सपोर्ट करने के लिए? चलिए इसको समझते हैं। जैसा कि भारत अपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, वैसे ही हमें अपनी वर्कफोर्स को सिर्फ बेसिक लिटरेसी से आगे ले जाना होगा। हमें ऐसे लोग चाहिए जो क्रिटिकल थिंकिंग में ट्रेंड हो, जिनमें रेलेवेंट स्किल्स हो और जो नया आइडियाज के साथ इनोवेशन ला सके। भारत को कॉर्पोरेट स्लेव्स नहीं, इनोवेटर्स की जरूरत है जो देश को अगले इकोनॉमिक लीप तक ले जा सके। और यह सफर शुरू होता है उन क्लासरूम से जहां बच्चों को सिर्फ रट्टा नहीं लगवाया जाता, बल्कि उन्हें सोचने, सवाल करने और कुछ नया बनाने के लिए एम्पावर किया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि हम अपने जीडीपी का सिर्फ 4% एजुकेशन पर खर्च करते हैं, जबकि ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज 5 से 6% तक इन्वेस्ट करती हैं। ये तो हमारे खुद के नेशनल गाइडलाइंस और ग्लोबल कमिटमेंट जैसे कि एजुकेशन 2030 के स्टैंडर्ड से भी कम है। अगर हम अपने इकोनॉमिक मोमेंटम को सस्टेन करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ हाईवेज और एयरपोर्ट्स नहीं, एजुकेटेड, स्किल्ड और अडाप्टेबल लोगों की एक जनरेशन भी तैयार करनी होगी। इंडिया की परफॉर्मेंस देखने से पहले चलिए समझते हैं यूनेस्को का एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क क्या कहता है। इसका मेन गोल है सबके लिए क्वालिटी, इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन एंश्योर करना। और इस गोल को अचीव करने के लिए यूनेस्को ने कुछ क्लियर प्रायोरिटीज डिफाइन की है। 1. एडिक्वेट फाइनेंसिंग। हर देश को अपने जीडीपी का 4 से 6% या अपने टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर का 15 से 20% एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। 2. क्वालिफाइड टीचर। एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम का फाउंडेशन होता है ट्रेन्ड और केपेबल टीचर्स। 3. ग्लोबल पार्टनरशिप। गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी के बीच कोलैबोरेशन जरूरी है ताकि एजुकेशन रिफॉर्म सिर्फ पॉलिसी तक सीमित ना हो, बल्कि ग्राउंड लेवल तक इंपैक्टफुल हो। यह फ्रेमवर्क सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट है फ्यूचर जनरेशन के लिए। चलिए अब देखते हैं क्या इंडिया सच में एजुकेशन 2030 के गोल्स को मीट कर रहा है। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो एक इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आती है। 1950 में इंडिया सिर्फ 0.64% जीडीपी एजुकेशन पर खर्च करता था, एक बहुत ही मॉडेस्ट शुरुआत। लेकिन आने वाले दशकों में यह नंबर धीरे धीरे बढ़ा और 2002 के बाद से 3.8% से लेकर 4.3% के आसपास ही अटक गया। पर सवाल यह है, क्या यह लेवल ऑफ स्पेंडिंग काफी है एक ऐसे देश के लिए जो ग्लोबल सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है? चलिए अब इसको स्टेट लेवल पे देखते हैं और यहां डिफरेंस और भी शॉकिंग है। जम्मू और कश्मीर और मणिपुर जैसे स्टेट्स में जीएसडीपी के करीब 7% एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। ये टॉप परफॉर्मेंस है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, कर्नाटका और तेलंगाना जैसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग स्टेट्स नेशनल एवरेज 4% से कम खर्चा कर रहे हैं। ये डिस्पैरिटी क्यों? क्योंकि इन राज्यों को अक्सर लो नॉन टैक्स रेवेन्यू, हाई कमिटेड एक्सपेंडिचर, कम सेंट्रल सपोर्ट और कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट प्रायोरिटीज का सामना करना पड़ता है। इन सब की वजह से कुछ स्टेट्स एजुकेशन में जरूरत के मुताबिक इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सच ये है, चाहे जितना भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो, इंडिया एजुकेशन पर कट बैक अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जरूरी है, ताकि एजुकेशन फंडिंग सिर्फ एक नंबर ना हो, बल्कि एक पावरफुल टूल हो इंडिया के फ्यूचर को शेप करने के लिए। चलिए नंबर्स की बात करते हैं। एजुकेशन स्पेंडिंग में इंडिया ग्लोबल जायंट्स के मुकाबले कहां खड़ा है? यूएस, जर्मनी और यूके जैसे डेवलप्ड कंट्रीज अपने जीडीपी का
5 to 6% एजुकेशन पर इन्वेस्ट करते हैं। वहीं इंडिया अभी भी 4 to 4.5% के रेंज में है। 2025 के बजट में एजुकेशन स्पेंडिंग में 6.5% का हाइक किया गया, जो इसे जीडीपी का 4.6% तक ले जाता है। लेकिन ये इंक्रीज होने के बाद भी हम ग्लोबल स्टैंडर्ड से अभी भी पीछे हैं। अब देखिए चाइना और जापान को, वो सिर्फ 3.5 to 4% ही जीडीपी का एजुकेशन में लगाते हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी का साइज और जापान के केस में कम पॉपुलेशन की वजह से उनका एब्सोल्यूट स्पेंडिंग इंडिया से काफी ज्यादा है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं भारत का एजुकेशन कंप्लीशन रेट कैसा बढ़ रहा है और क्या हम ग्लोबल इकोनॉमीज का लेवल तक पहुंच पाए हैं। इंडिया का प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट 2015 में 90.8% था, जो 2023 में बढ़कर 95.7 हो गया। एक बड़ा लीप, लेकिन फिर भी हम मेजर इकोनॉमीज से पीछे हैं। लोअर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी प्रोग्रेस अच्छी है। 2015 में 80.6% से बढ़कर 2023 में 89.1% तक पहुंच गया। लेकिन चाइना 92.3 पर है और यूएस और यूके दोनों 99.8 पर टिके हुए हैं। और अपर सेकेंडरी लेवल पर इंडिया 2022 तक करीब 79% तक पहुंच गया है। लेकिन चाइना, यूएस और यूके जहां कंसिस्टेंटली 90% के ऊपर है, उनसे अभी भी पीछे हैं। इस गैप को बंद करने के लिए हायर सेकेंडरी एजुकेशन में सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं वो बड़े चैलेंजेस जो अभी भी भारत के एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। 1. स्कूल क्लोजर्स। UDISC डेटा के मुताबिक 2018 से 2024 के बीच में भारत में 86,000 स्कूल्स बंद हो गए। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इनमें से 76,000 से ज़्यादा स्कूल्स गवर्नमेंट के थे। जब करोड़ों बच्चों के लिए सिर्फ सरकारी स्कूल ही एक लौता ऑप्शन होता है, तब उनका इस तेजी से बंद होना एक बड़े क्राइसिस का संकेत देता है। 2. डिक्लाइनिंग एनरोलमेंट्स एंड हायर ड्रॉपआउट्स। पिछले 2 सालों में टोटल स्टूडेंट्स एनरोलमेंट 26 करोड़ से गिरकर 24.8 करोड़ हो गया। जब इकोनॉमी बूम कर रही है तो स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या क्यों घट रही है। चलिए बात करते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, एक इंपॉर्टेंट एजुकेशन इंडिकेटर। यह बताता है कि टोटल बच्चे जो किसी क्लास में पढ़ने के लिए एलिजिबल है, उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सेकेंडरी लेवल पर 79% एलिजिबल स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं। ये ठीक ठाक फिगर है, लेकिन हायर सेकेंडरी लेवल पर सिर्फ 57% स्टूडेंट ही आगे पढ़ते हैं। और जब स्टेट वाइज डेटा देखें, केरला और तमिलनाडु में GER कॉन्स्टेंटली हाई है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में GER काफी लो है, खासकर हायर सेकेंडरी में। 3. जेंडर गैप इन स्कूल एनरोलमेंट। अगर हम लास्ट 10 ईयर्स का डेटा देखें तो प्राइमरी लेवल पर लड़कियों को एनुअल एनरोलमेंट ग्रोथ 1.14% है, जो कि काफ़ी मॉडेस्ट रेट है। लेकिन जैसे जैसे लड़कियां हायर क्लासेस में जाती हैं, नंबर ड्रास्टिकली गिरते हैं। अपर प्राइमरी में सिर्फ 0.03% का ग्रोथ दिखा, सेकेंडरी में 0.56% का एनुअल डिक्लाइन हो रहा है, और तो और हायर सेकेंडरी में एनरोलमेंट हर साल 3.4% से गिर रहा है। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर भारत को ग्लोबल लेवल पर कंपीट करना है तो दोनों जेंडर्स का बराबर योगदान जरूरी है। तो सवाल उठता है, क्या इसके पीछे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर जल्दी शादी का प्रेशर है, या फिर सपोर्ट सिस्टम में ही कमी है। 4. राइजिंग एजुकेशन कॉस्ट। जहां जनरल इन्फ्लेशन 5 to 6% है, वहां एजुकेशन इन्फ्लेशन 11 to 12% तक पहुंच गया है। मतलब एक बच्चे की पढ़ाई की कॉस्ट हर 6 से 7 साल में डबल हो रही है। और इसी दौरान प्राइवेट स्कूल के एनरोलमेंट 1993 में 9% था, जो आज की डेट में 35% से ज़्यादा हो चुका है। प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन फीस बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडवांस टेक्नोलॉजी है और राइजिंग टीचर सैलरीज भी है। नतीजा 50% से ज़्यादा फैमिलीज अपने इनकम का 20% सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं, बाकी ज़रूरतों को समझौता करते हुए। अफोर्डेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ ज़रूरत नहीं, एक स्ट्रॉन्ग विकसित भारत की फाउंडेशन है। क्या हम ये गैप ब्रिज कर पाएंगे? 5. टीचर शॉर्टेज। नीति आयोग के 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 लाख से ज़्यादा टीचर्स की कमी है।
7.2 लाख वैकेंसीज सिर्फ एलिमेंट्री लेवल पर ही है, 1.2 लाख सेकेंडरी लेवल पर। रूरल एरियाज की हालत और भी खराब है, कई स्कूल सिर्फ एक ही टीचर के भरोसे चल रहे हैं। और तो और 69% प्राइवेट स्कूल टीचर्स और कई गवर्नमेंट टीचर्स बिना कोई प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहे हैं, जो एजुकेशन सेक्टर में इंस्टेबिलिटी लाता है। 6. डिजिटल डिवाइड। देश के 14.72 लाख स्कूल में से अब 91.8% तक बिजली पहुंच चुकी है। एक बड़ा कदम, एक अच्छी शुरुआत, लेकिन दिक्कत यहां है सिर्फ 57.2% स्कूल्स में ही कंप्यूटर्स हैं और इंटरनेट एक्सेस तो सिर्फ 54% स्कूल्स तक ही सीमित है। जबकि आज के ज़माने में डिजिटल एजुकेशन कोई लग्जरी नहीं, एक बेसिक ज़रूरत बन चुकी है। सोचिए, जब दुनिया AI और कोडिंग की बात कर रही है, हमारे अधिकतर बच्चे अभी भी डिजिटल टूल से वंचित हैं। ये सिर्फ डिजिटल डिवाइड नहीं, फ्यूचर डिवाइड बन रहा है। चैलेंजेस तो सिर्फ कहानी का एक पहलू है। असली सवाल यह है, क्या हम इन ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं? और जवाब है बिल्कुल। और इसके लिए हमें शुरुआत करनी होगी इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, एजुकेशन को सिर्फ एक सेक्टर नहीं, देश का फ्यूचर का फाउंडेशन समझो। नेशनल बजट में टॉप प्रायोरिटी बनाओ। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करो। ऐसे स्कूल्स बनाओ जो सिर्फ 4 दीवारें नहीं, डिजिटल एक्सेस और मॉडर्न लैब से तैयार लर्निंग हब्स हो। और टीचर को एम्पावर करो, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, उनकी क्वालिटी पर ध्यान दो। एक स्ट्रॉन्ग टीचर फोर्स ही एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाता है। नेक्स्ट, टारगेटेड पॉलिसी रिफॉर्म लाओ। ड्रॉप आउट रेट्स, जेंडर गैप और क्वालिटी गैप जैसे चैलेंजेस को सीधा और डेटा ड्रिवन अप्रोच से टैकल करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फायदा उठाओ। सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करें ताकि फंड्स, इनोवेशन और स्पीड तीनों मिल सके। ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं, ये भारत के फ्यूचर का फैसला है। अगर हम सच में अपने देश को रियल पोटेंशियल अनलॉक करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, बोल्ड डिसीजन और ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन। हाफ मेजर से काम नहीं चलेगा। एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, अभी नहीं तो कब। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडिया अनप्लग्ड के साथ जुड़े रहिए, सवाल उठाते रहिए, इन्फॉर्म्ड बनिए। नमस्कार।